है आपका। और देखिए मार्केट का कैसा हाल हो जाता है। एक ख़राब न्यूज़ आया और हमने देखा कि जो हम जो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स में चल चल रहे थे उसका एक हमको इम्पैक्ट देखने को मिला है। कैसे आप देख रहे हैं अभी मार्केट की ट्रेंड को? और जो एचडीएफसी का जो हमने देखा कल अच्छे से रिजल्ट्स आए, लेकिन आज जो एमएससीआई ने का जो आउटकम आया है उसकी वजह से हम दोनों ट्विंस बने, दोनों शेयर्स में एक दबाव सा देख रहे हैं। उसकी वजह से और ग्लोबल जो सिचुएशन है उसकी वजह से भी आज मार्केट के सेंटिमेंट्स टूटे हैं, लेकिन आगे जाके ट्रेंड कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये एक टेम्पररी रिएक्शन है क्योंकि एक अप्रिहेंशन है जो कहते हैं ना कि इसके कारण कुछ शायद फ्लोज हो जाएंगे ये दो स्टॉक्स में, उसके कारण मार्केट में गिरावट आ रही है। वैसे तो फंडामेंटली कोई इश्यूज नहीं है। तो ये एक न्यूज बेस्ड वॉलेटिलिटी मैं कहूँगा, बस दिन के लिए रहेगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्लोबली हवर सिचुएशन आप देखें तो डेफिनेटली थोड़ी आशाजनक है, क्योंकि जो वर्ल्ड का जो यूएस में खास करके जो ग्रोथ की रिकवरी फाइनेंशियल क्राइसिस में, और एक बैंक देखिए आज फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को भी अब देखा कि सिलिकॉन वैली बैंक और क्रेडिट स्विस के डिफॉल्ट के बाद ये भी है। तो शायद बैंकिंग क्राइसिस अभी तक खत्म हुआ है और कुछ बैड न्यूज बाकी आना है। अगर वो बैंकिंग क्राइसिस बढ़ गई तो रिसेशन की प्रोबेबिलिटीज भी बढ़ सकती है। इसलिए थोड़ा निराशा एक कि शायद वर्ल्ड इतना आसानी से रिकवरी पाथ में नहीं आ जाएगा स्थिति से। और इन्फ्लेशन फाइटिंग के लिए जो रेट हाइक कर रही है फेड, उसको रेट कट में बदलाव का कंफ्यूजन है कि कब होगा। तो वो होगा तो शायद वापस इमर्जिंग मार्केट भी आ सकते हैं। तो ये और इसके साथ डॉलर का भी वीकनेस, ये सब आई थिंक एक बैग है। और के कारण मैं कहूंगा कि डोमेस्टिकली मार्केट्स में आपको एक वॉलेटिलिटी और साइडवेज मूवमेंट ही मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों के लिए। पिछले हफ्ते आज के पहले थोड़ी एक पॉजिटिव आ गई थी क्योंकि एक रिजल्ट सीजन का आउटलुक अच्छा रहा था। और इंडियन मार्केट, इंडियन डोमेस्टिक नंबर्स के ऊपर जीएसटी कलेक्शन ऑल टाइम हाई पे आए, तो वो एक ट्रेंड पे चल रहा था और फॉरेनर्स का भी एक इंटरेस्ट इंडिया में बढ़ रहा था। मगर ये अभी जो न्यूज आया और ये जो फेड की कल बैठक थी, तो उसके कारण थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी जो अभी आ गया है, तो शायद उसमें एक दो हफ्ते इसका इम्पैक्ट मेरे को दिखेगा। फिर तब तक आपको अर्निंग्स के रिजल्ट्स भी और आ जाएंगे हमने डोमेस्टिक अर्निंग सीजन के, तो शायद उसके बाद थोड़ी स्टेबिलिटी आ सकती है। अभी इस सर जो हम देख रहे हैं ना वो कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन देख रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वर्सेस इंडिया की अगर जो बात करें तो हमने देखा है यूएस में ऑफ कोर्स एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, रिसेशन की बहुत कोई रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि रिसेशन ऑलरेडी आ गया है, और ऐसे ही दिख रहा है क्योंकि जो जॉबलेस क्लेम है वो 6 वीक्स में अभी हाईएस्ट आया है ये बार। और साथ में ऑफ कोर्स जो वो फाइट कर रहे हैं, हमने रेट बढ़ोतरी भी देखी 20 हाँ। अगर हम भारत में देखें तो हमने जो नंबर्स, जो फोर्थ क्वार्टर के जो नंबर्स आ रहे हैं काफ़ी रोबस्ट आ रहे हैं। गिने चुने में ही हमने थोड़ा एक पेन देखा है, बाकी एक फ्लरिशिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं और अपने मार्केट्स भी उसको ट्रेंड लेके चल रहे थे आगे। कैसे आप देख रहे हो, क्योंकि कितना हम डीकपल होके चल सकते हैं और क्या ये पॉसिबल है कि नहीं? देखिए, डीकपलिंग ऑफ द इंडियन इकोनॉमी मैं कहूंगा कि 60 to 70% वर्ल्ड से डीकपल्ड है, क्योंकि खाली एक्सपोर्ट के क्षेत्र में वर्ल्ड की स्लोडाउन का असर हम देख सकते हैं। तो वो कहाँ पे दिखेगा आपको? सॉफ्टवेयर में दिखेगा, फार्मा एक्सपोर्ट्स में दिखेगा, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में दिखेगा, ऑटो कंपोनेंट एक्सपोर्ट्स में दिखेगा। ये सभी एरियाज जहाँ पे इंडिया की एक एक्सपोर्ट स्टोरी अच्छी बन थी। पहला स्कीम का भी इम्पैक्ट एक्सपोर्ट के ऊपर पॉजिटिव दिखने की एक आशा थी और एक एक्सपेक्टेशंस बिल्ड हो रही थी। सो नेचुरली वर्ल्ड के रिसेशन से इन चीजों में वो डीकपलिंग की बात नहीं होती है, वो एक्सट्रीमली कपल्ड है। हमारे एक्सपोर्ट्स वर्ल्ड की ग्रोथ के साथ एक्सट्रीमली कपल्ड है। मगर जो कैपेक्स का स्टोरी, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड के कारण जो भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ रही है और कैपेक्स में जो प्राइवेट सेक्टर का निवेश अभी बढ़ रहा है, उसके साथ नेचुरली गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर का ड्राइव भी चल रहा है। तो डोमेस्टिक स्टोरी ऑफ ग्रोथ डिकपल्ड फ्रॉम इंटरनेशनल है। मगर मार्केट की बात अलग है। मार्केट कंप्लीटली कपल्ड है, क्योंकि जितना भी डोमेस्टिक इकोनॉमी डिकपल्ड हो, मार्केट में जो फॉरेन फ्लोज आ रहे हैं उस डोमेस्टिक इकोनॉमिक क्षेत्र में ही आ रहे हैं ना।
तो वो पैसा ऑलरेडी इंडियन ग्रोथ को डिस्काउंट कर रहा है। तो जो मार्केट का डीकपलिंग है फ्रॉम इंटरनेशनल, वो बहुत मुश्किल चीज है, क्योंकि अल्टीमेटली ऑलमोस्ट 40% इंडियन मार्केट की फ्री फ्लोट एफआईएस के हाथ में है, ओनरशिप। तो वो क्या सोचते हैं इंडियन ग्रोथ के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस चीज के कारण जो ग्रोथ स्टोरी ऑलरेडी उन्होंने डिस्काउंट करके पैसा लाए हैं ना, तो उसमें सेंसिटिविटी हो जाता है कि क्या कुछ नया चीज इंटरनेशनल की बात में आए और इंडियन ग्रोथ को थोड़ा भी स्लो डाउन। 6.5% ग्रोथ अगले साल की जीडीपी प्रोजेक्ट कर रही है, वो 6.5 से 6.3 आ गया, तो वो शायद कुछ एफआईआई उसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं। तो मैं नहीं मानता हूं कि इंडियन मार्केट्स डीकपल्ड है। इंडियन मार्केट्स एक्सट्रीमली कपल्ड है विद वर्ल्ड, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लोज, डॉलर वर्सेस रुपी का स्ट्रेंथ, ये सब एफआईआई को अफेक्ट करता है। ऑयल दाम, तेल का दाम, क्योंकि इंडिया 83% अपना तेल इंपोर्ट करती है। तो बिल्कुल हम ये नहीं कह सकते हम एक डिकपल्ड है। खाली डोमेस्टिक कैपेक्स स्टोरी एक अलग सी स्टोरी है जो इंडियन ग्रोथ स्टोरी को मजबूती दे रही है। तो नेचुरली इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड की स्थान कायम रखेगी, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या है कि सभी को पता है इस बात, तो जो चीज पता है वो वैल्यूएशन में ऑलरेडी बिल्ड हो जाता है। जी। सही है। हमारी डोमेस्टिक स्टोरी में भी हम ऐसे पुट कर सकते हैं कि हम पॉजिटिव्स हमारे पास ज़्यादा है ग्लोबल स्टोरी की कंपैरिजन में। लेकिन सुनील जी, तो अभी क्या करें हम, क्योंकि ग्लोबल का मार्केट्स का इफ़ेक्ट, ग्लोबल इकोनॉमी का इफ़ेक्ट हमारे मार्केट्स पे ना चाहते हुए भी आ ही जाता है। तो हम कैसे निवेश करें अभी आगे जाके, क्योंकि जैसे हम देखते आए हैं कि वो भी सिनेरियो देखना पड़ेगा अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, और हमें वैल्यूएशन का भी एक एडवांटेज अगर लेना है, तो कौन से सेक्टर्स में अभी आप निवेश कर रहे हैं? देखिए, मैं कहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक फिल्टर डोमेस्टिक पे रखना चाहिए। यानी हमें सावधान रहना चाहिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर जैसे आईटी, फार्मा, और जहाँ ग्लोबल से ताल्लुकात है जैसे मेटल्स, जहाँ पे ग्लोबल सिक्लिकल्स उसको माने जाते हैं। तो इंडिया में दाम भी लंदन मेटल एक्सचेंज में जो दाम होता है वही दाम इंडिया में होता है। तो ये इंटरनेशनल एक्सपोजर से मैं कहूंगा थोड़ी देर के लिए पॉज मोड में रहे, दूर रहे, क्योंकि उधर अनसर्टेनिटी अभी बहुत ज्यादा है, राइट। तो फोकस रहना चाहिए जो डोमेस्टिक स्टोरी, डोमेस्टिक कंजम्पशन की स्टोरी, डोमेस्टिक कैपिटल गुड्स की स्टोरी, और उसके साथ एट द सेम टाइम मार्केट सेंटिमेंट के कारण क्या होता है कि कई डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स के ऊपर भी आपको एफआईआई फ्लोज का प्रेशर आके एक वॉलेटिलिटी दिलवाता है। वो मेरे लिए एक बहुत बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। खास करके आप देखिए बैंकिंग सेक्टर, अभी बैंकिंग सेक्टर का इंटरनेशनल से कुछ लेना देना नहीं है, प्योरली डोमेस्टिक है, क्योंकि अगर डोमेस्टिक रिटेल फाइनेंसिंग करती है तो डोमेस्टिक कॉर्पोरेट कैपेक्स को फाइनेंस करती है। तो ऐसी हालत में जब भी कोई बैंकिंग सेक्टर में करेक्शन आए, क्योंकि न्यूज फ्लो जैसे सिलिकॉन वैली बैंक का न्यूज हो या फिर अदानी के बारे में जो न्यूज आई थी उसके कारण बैंकिंग सेक्टर में जो एक दबाव आया था स्टॉक्स प्राइसेस के ऊपर, या आज इस एमएससीआई इंडेक्स के बारे में दो बैंक, दो एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के काउंटर में थोड़ी वॉलेटिलिटी, ये सब मेरे लिए एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि करेक्शन इंटरनेशनल इकोनॉमी के बारे में नहीं है, करेक्शन है खाली वैल्यूएशंस के ऊपर और एक डरावट के कारण। मगर ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, एनबीएफसीज, ये सब मैं मानता हूं कि एक बहुत बढ़िया अच्छी विकेट में है। तो जैसे ही यहाँ पे करेक्शन आता है, ये गुड अक्यूमुलेट बाय ऑन करेक्शंस का स्थिति मैं कहूंगा बीएफएसआई स्पेस में आपको रखना चाहिए। सिमिलरली अभी नंबर्स जैसे कह रहे थे, अर्निंग्स के सीजन के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, तो हर क्षेत्र में आपने देखा कि एक फॉरवर्ड अर्निंग्स का वैल्यूएशन जो दिया है वो शायद एक स्ट्रॉन्ग रोबस्ट ग्रोथ इस क्वार्टर का बिल्ड इन नहीं हुआ है, राइट। तो मेरे ख्याल में जैसे ही अर्निंग्स आते हैं, जिसका भी बेहतर आता है, मार्केट को टाइम वक्त लगता है उसको वैल्यूएशन कैचअप करने में। तो जैसे ही रिजल्ट्स आए आपको दिखता है कि इसमें बेटर देन कंसेंसस एस्टिमेट आ गए, तो कुछ जाके खरीदना चाहिए। तो अर्निंग सीजन के ऊपर ध्यान देते हुए हमें एक पोजीशन रखना चाहिए कि अच्छी क्वालिटी कंपनियां, अच्छी क्वालिटी सेक्टर्स में है जहां पे उम्मीद से बेहतर रिजल्ट्स आ रहे हैं, और उनकी फॉरवर्ड गाइडेंस, ये खाली मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर ध्यान नहीं दूंगा, जो बातचीत होता है उस एनालिस्ट कॉन कॉल में, और फॉरवर्ड गाइडेंस, ऑर्डर बुक कैसी दिख रही है, आउटलुक कैसे दिख रहा है, उस चीज के ऊपर, बेस के ऊपर हम उनको टॉप अप करना चाहिए। जैसी जैसी कंपनियां जैसी जैसी सेक्टर में हैं जहां पे नंबर्स उम्मीद से बेहतर और आउटलुक उम्मीद से बेहतर दिख रहा है, ये मैं सेकंड चीज कहूंगा। तीसरी चीज आप देखिए कि
लॉन्गर टर्म ट्रेंड में आपको इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ में कैपिटल गुड्स का बहुत बड़ा हाथ है, और उसके संबंधित जो भी है सिचुएशन, मैं कहूंगा कि ऑर्डर बुक और ग्रोथ उसमें डेफिनेटली उम्मीद से ज्यादा आने वाला है। मगर एक अगले साल 1.5 साल का जो ग्रोथ है वो ऑलरेडी वैल्यूएशंस में फैक्टर्ड है, इसलिए उनके वैल्यूएशन सस्ते नहीं दिख रहे हैं। मगर अगर आप उसमें 3 से 5 साल की आउटलुक ले लें और एक ग्रोथ नंबर्स को फैक्टर करें, मेरे ख्याल में बहुत से पॉकेट्स ऐसी इंडस्ट्रियल्स और कैपिटल गुड्स सेक्टर में अभी भी 3 to 5 years में रीजनेबल वैल्यूएशन में मिल रहे हैं। तो आउटलुक आपका वो 3 to 5 years होना चाहिए इन चीजों को खरीदने के ऊपर। अगर वो है आपके मन में तो जरूर उधर भी खरीदारी आप कर सकते हैं। ओके, तो कैपिटल गुड्स, बैंकिंग सेक्टर, BFSI સેગમેન્ટ જ્યાં પણ આપણે ઘટાડે ખરીદી કરી શકીએ છીએ, અને ઓફકોર્સ જે ફોર્થ ક્વાર્ટરના નંબર્સ છે એના પર આપણે ધ્યાન રાખીશું, કઈ રીતના પરફોર્મન્સ આવી રહ્યું છે, અને ગુડ ક્વોલિટી કંપનીઝ તરફ અને કાઉન્ટર્સ तरफ આપણે नज़र રાખવી જોઈએ। पर सुनील जी, दूसरा अगर हम देखें तो ऑफकोर्स सेक्टर वाइज तो हम अपना डिवाइड करते ही है अपना जो निवेश है वो, लेकिन जो अभी तक जो नंबर्स आए हैं उसमें आपको कौन सा सेक्टर में एक ज़्यादा अपमूव देख रहे हैं, एक ग्रोथ का जो ट्रेजेक्ट्री है वहाँ कहाँ देख रहे हैं? और क्योंकि एक रिटर्न वाइज भी हमको अच्छा रिटर्न्स चाहिए, तो कैसे आप कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी? देखिए, हमारे ख्याल में मैं ना दो ही बात है कि ऑलरेडी हम एक्सपोजर जहां हमें आउटलुक अच्छी लगती है ले चुके हैं। तो अब हमारे लिए जो फ्रेश पैसा हमको मिलता है उसको अलोकेट करने में शायद थोड़ा रीअलोकेशन करने की जरूरत है, क्योंकि जो सेक्टर्स मैंने अभी आपको बताए थे उसमें बहुत दिनों से हम ओवरवेट रहे हैं। जैसे बैंकिंग की बात की मैंने, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की बात की, ऑटो भी उसमें शामिल है। तो इन सब में हम ऑलरेडी ओवरवेट है, हमारा एक्सपोजर अच्छा है, अच्छी कंपनी चुन चुके हैं। तो आज ज्यादा उनको बदलाव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो रिजल्ट्स अब तक आई है, जो हमारी उम्मीद थी उसके हिसाब से ही चल रही है। अभी अर्ली डेज है, थोड़ा वक्त और देना चाहिए ज्यादातर अर्निंग्स आने में। मगर अब तक के लिए हमारे लिए बहुत सरप्राइजेस नहीं है, मार्केट के लिए सरप्राइजेस हैं, क्योंकि मार्केट थोड़ी निराशा की स्थिति में थी और आउटलुक पॉजिटिव नहीं था। बट हम ऑलरेडी बुलिश रहे कि इस क्वार्टर से शुरू होगा हमारे इंडियन इकोनॉमी का अच्छा ग्रोथ पाथ, स्टार्टिंग विद द कंज्यूमर पैक्ट। तो वो चीज सामने साबित होते हुए दिख रहा है। तो हमारे लिए ज्यादा एक व्यू को बदलाव करने की जरूरत नहीं आ रही है, वही जो सेम स्टॉक्स है वहां पे हम ऐड ऑन कर रहे हैं। तो मेरे लिए मैं कहूंगा कि ये अर्निंग सीजन ज्यादातर मेरे लिए ऑन ट्रैक है, क्योंकि ऑलरेडी जिन कंपनियों की अर्निंग्स कंसेंसस से बेटर आएगी वो मेरी ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है, और हमारी उम्मीद थी कि ये आगे जाएगी, और वही उम्मीद अभी रिजल्ट्स में भी दिख रहा है। हम्म। तो अगर काफ़ी सारे निवेशक म्यूचुअल फंड थ्रू भी रोकान करते होते हैं, कौन सी कैटेगरी में अभी सबसे ज़्यादा आप इन्फ्लो देख रहे हैं और कहाँ हमें करना चाहिए? मेरे ख्याल में फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, ये ही, और जिनका थोड़ा रिस्क अवेयरनेस ज्यादा है, जो थोड़े डरते हैं मार्केट के ऊपर, तो उनको मैं कहूंगा कि बैलेंस एडवांटेज और ऐसी कैटेगरीज जहाँ पे थोड़ा डेट थोड़ा इक्विटी होता है। तो मेरे ख्याल में फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप और बैलेंस एडवांटेज, ये तीनों कैटेगरी ही एक आइडियल है फॉर एन इन्वेस्टर की एडवांटेज उठाए कि डोमेस्टिक ओरिएंटेशन ऑफ द पोर्टफोलियो, फिर एफआईआईस आएंगी तो लार्ज कैप को बेनिफिट मिलेगा, मगर अर्निंग्स का सपोर्ट मिडिल स्मॉल कैप्स को मिलेगा। तो एक ब्लेंडेड ब्रॉड मार्केट एक्सपोजर रखने के लिए मैं कहूंगा ये तीन कैटेगरी ही सबसे बेहतर है। इसमें थोड़ा और भी न्यूएंस होता है, लार्ज एंड मिड कैप एक कैटेगरी। सो फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप, ये प्योर इक्विटी जो रिस्क लेने के लिए तैयार है उनको, और थोड़े बहुत डरे हुए हैं तो उनके लिए मैं कहूंगा कि आप बैलेंस एडवांटेज या कुछ हाइब्रिड वाली कैटेगरी में आप निवेश कर सकते हैं। दूसरा जो एक इंडाइस है जो हमें बात करना ही चाहिए वो है मिड कैप इंडाइस, जो अभी आपने मेंशन भी किया फॉर द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स। यहाँ एक अच्छी सी रैली चल रही है और मे बी वो एक सेगमेंट है जो मार्केट को ड्राइव आगे जाके कर सकता है। ये स्पेस में आप कैसे निवेश करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? देखिए, इवन मिड कैप के अंदर मैं कहूंगा कि थोड़ा मिड कैप आईटी स्पेस से सावधान रहे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड के कारण। और मिड कैप में मैं ऑटो
कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, थोड़ी बहुत रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल स्पैक्स में फोकस करूंगा। तो मिड कैप एक अच्छी डाइवर्सिफाइड प्ले है। ये सब सेक्टर्स का उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा होता है, शेयर होता है। तो स्मॉल कैप थोड़ी ओरिएंटेड टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल्स है, 40% स्मॉल कैप में ज्यादा होता है, बट मिड कैप थोड़ी बहुत और डाइवर्सिफाइड है। तो एक सेफर प्ले है मिड कैप, बट विद अ गुड ग्रोथ पोटेंशियल। तो मैं वही कहूंगा, डोमेस्टिक ओरिएंटेशन रख के आप मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फार्मा सेक्टर वो एक उसमें हमने एक अच्छा पेनिट्रेशन होते हुए देखा है अभी, क्योंकि कुछ हम मूवमेंट देख रहे हैं। क्या अभी समय है कि अभी भी थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए? वेट एंड वॉच करना चाहिए, मैं कहूँगा कि क्योंकि इंटरनेशनल जो न्यूज़ है वो उनके लिए पॉजिटिव नहीं है ना। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मा के लिए थोड़ा है, पर आई थिंक डोमेस्टिक फार्मा, हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक्स, ये सब के लिए फ्यूचर बेहतर लग रही है। तो मगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ही डोमिनेट करते हैं फार्मा की सेक्टर को। तो वर्ल्ड स्लोडाउन में है, तो मैं कहूँगा कि फार्मा में वेट एंड वॉच ही बेहतर है। हमारी अप्रोच वही है। सो सुनीति, अगर मैं आपको पूछूं कि अभी आपका तो निवेश है ही, लेकिन न्यू इमर्जिंग एरियाज फॉर इन्वेस्टमेंट आपकी कहाँ नज़र है कि जहाँ हमको नज़र रखनी चाहिए, आगे जाके ये सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं? देखिए सी न्यू इमर्जिंग एरियाज, मैं कहूंगा कि ज्यादा एक प्राइवेट इक्विटी का प्ले है। म्यूचुअल फंड्स एक ट्राइड एंड टेस्टेड एरियाज में ही ज्यादा निवेश करते हैं, क्योंकि कस्टमर का, रिटेल कस्टमर का पैसा है, तो ज्यादा उसमें रिस्क नहीं लेते। इमर्जिंग बहुत अट्रैक्टिव दिखेगा, मगर हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है। तो मैं स्टिल कहूंगा कि एज अ म्यूचुअल फंड हम ज्यादा न्यू एरियाज में हम कस्टमर के पैसे लेकर डालना पसंद नहीं करेंगे, और ट्राइड एंड टेस्टेड एवेन्यू से ही आपको एडिक्वेट वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। तो मेरे लिए एक नई बहुत दिलचस्प वाली न्यू सेक्टर, जहाँ पे जैसे ईवी की बात हो रही है, ये हो रही है, मैं कहूंगा कि उसमें क्या हाइप ज्यादा होता है, शॉर्ट टर्म में बहुत बाउंस होता है, बट करेक्शंस भी आपको बहुत आसानी से हो सकते हैं। थोड़ा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड प्ले है। सो एज अ म्यूचुअल फंड में उस कंपोनेंट को कम ही रखने की कोशिश करूंगा, और ज्यादा मैं कस्टमर का पैसा उसमें निवेश करने का नहीं मैं डिसीजन लूंगा। तो यही हम्म। हमारी सोच है कि हम्म। इंडियन इकोनॉमी में अपने स्टैंडर्ड गुड क्वालिटी बिजनेसेस में ही अच्छी पोटेंशियल है ग्रोथ के लिए। नई इमर्जिंग बिजनेसेस को ज्यादातर जाके ढूंढ के उतना रिस्क लेके करना अभी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पैसा पैसा बन सकता है आपको विथ और स्टैंडर्ड रेगुलर ओल्ड वर्ल्ड कंपनीज। जी। जी हाँ।